शुरुआत तो की थी बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट हेड पढ़े थे बेटा, मतलब 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड पार्ट इज असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेड है एंड असेट्स साइड में 2 हेड है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेड कौन कौन से? फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड, सेकंड इज share application money pending allotment, third is non-current liabilities, and fourth is current liabilities. And 2 head is in the asset sides. First is non-current assets and second is current assets. 6 head टोटल है अपने बैलेंस शीट में। तो अपन ने उसमें सबसे फर्स्ट शुरू किया था, आपको पता हो तो, वो किया था बेटा, फर्स्ट हेड शुरू किया था होल्डर फंड किया था बेटा। इक्विटी और लायबिलिटीज को अपन पढ़ चुके थे। इक्विटी किसके अगेंस्ट में लायबिलिटीज होती है? शेयर होल्डर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी इज द लायबिलिटीज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। आई बस में क्या? चलिए अब देखते हैं बेटा शेयर होल्डर फंड में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस। दिख रहा है आपको विनोद? बिल्कुल आप उसको पिन करके देखना ना बेटा उसको, और थोड़ा सा मोबाइल में ध्यान रखना। रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये 3 चीजें हैं जो अपन को डिस्कस करनी है शेयर होल्डर फंड में। अपन शेयर कैपिटल को डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला शेयर कैपिटल भी बहुत बड़ा टॉपिक है, शेयर कैपिटल को छोटा टॉपिक नहीं है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले कौन सी शेयर कैपिटल पढ़ी अपन ने? ऑथोराइज कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले कौन सी पढ़ी? फर्स्ट इज ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। मैक्सिमम कैपिटल भी होती है बेटा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सब इंडिकेट होता है कि इसको कितना मैक्सिमम राइट है शेयर इश्यू करने का। पब्लिक में इससे ज्यादा कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। सेकंड मैंने बताया था बेटा इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, और जो विच द कंपनी हैज इश्यू फॉर द सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने क्या किया? उसको सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू किया है। ये तो ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल, उसमें से कितना कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू किया है, दैट इज इश्यूड कैपिटल। एंड थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस क्लास। और क्या होती है वो मैंने बताया था आपको। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है which is subscribed by the public, part of issued capital. Subscribed capital is the part of issued capital which is subscribed by the people in cash or in all other kind. कुछ पता चला था आपको विनोद यहाँ तक? ये मैंने आपको जो चीजें बताई है बेटा, ये केवल वो चीज बताई है जो हम डिस्कस एक बार कर चुके हैं। फोर्थ इसमें है हमारी नेक्स्ट कैपिटल जो है, उसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब एंड फुली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड। फुली, तो सर ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड क्या है? देखिए एग्जाम में पूछने में तो ज्यादा तो देखो या तो ऑथराइज कैपिटल पूछता है या एक रिजर्व कैपिटल वो पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए ऐसा तो कोई जरूरी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है, सब्सक्राइब कैपिटल पूछ सकता है। लेकिन ये सर क्या है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड। देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड का मतलब है कि कंपनी ने जितना पैसा कॉल किया, जितने का मतलब जैसे मान लीजिए एक शेयर 100 रुपीज का है। कितने रुपए का बेटा? कंपनी कॉल भी कितना कर चुकी है? 100, और रिसीव भी कितना कर चुकी है? 100। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर मैंने इश्यू किया, मैं एक कंपनी हूं और आप तीनों ने परचेज किया या आप चारों ने परचेज किया, तो आप चारों ने जो परचेज किया है, मैंने 100 रुपीज आपसे कॉल कर दिया है। पहले 20 किया, फिर 20 और किया, फिर 60 किया, जैसे भी करके, और आप सबने मेरे को क्या कर दिया? 100 रुपीज
दे दिया है, तो मेरे पास कितना आ गया, सबसे 100 आ गया। तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने सब्सक्राइब भी हो गया, वो हमारी कैपिटल, और वो फुली पेड भी है। उसके लिए लाइन क्या लिखी हुई है वो मैं बताता हूँ आपको। लाइन लिखी हुई है इसके लिए, देखो, शेयर आर सोन एज सब्सक्राइब एंड फुली पेड व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। उसमें कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है बेटा, द कंपनी हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। द कंपनी हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब समझे आपको? कंपनी उसकी नॉमिनल वैल्यू को फुल कॉल कर चुकी है। तो मैंने बताया शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी, जैसे 100, और कंपनी ने कॉल भी कितनी कर दी है। ऐसा नहीं है कि अभी तो 80 ही कॉल की है, कंपनी इसको क्या कर चुकी है, फुली कॉल कर चुकी है। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए। एंड सेकंड, द कंपनी हैज रिसीव द अमाउंट कॉल्ड। सेकंड ये है, कंपनी को क्या हो गया है, जितना भी अमाउंट कॉल किया वो सारा क्या हो गया, रिसीव हो गया। रिसीव द अमाउंट कॉल्ड अप, मतलब जो अमाउंट कॉल किया था वो रिसीव हो गया है। ये दो चीजें हैं, अगर दोनों ही फॉलो करती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। कैसे पहचानना है बेटा? सब्सक्राइब एंड फुली पेड का मतलब, पहले तो कंपनी की जो शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो कॉल हो चुकी है, एंड जो कॉल हो चुकी है वो वापस से कंपनी को रिसीव भी हो चुकी है। सब्सक्राइब एंड फुली पेड का मतलब फुली कॉल्ड एंड फुली रिसीव, है ना? फुली कॉल एंड फुली रिसीव। एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी हैज इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर। कितने शेयर इश्यू किए? ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का था? एंड हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10। और कंपनी ने क्या कर दिया, फुल ₹10 कॉल कर दिया है टू बी पेड, पे करने के लिए। एंड ऑल्सो रिसीव इट, एंड ऑल्सो 1 लाख इक्विटी शेयर है और ₹10 ईच है। एक शेयर का कितना बेटा, ₹10। और कंपनी उसको फुली कॉल कर चुकी है अमाउंट पे करने के लिए। कंपनी ने बोला है कि आप हमें पैसा पे कर दीजिए, और ₹10 कंपनी पूरा कॉल कर चुकी है और रिसीव भी कर चुकी है। तो इसका मतलब वो फुली, सॉरी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। कोई दिक्कत? और इसका जस्ट ऑपोजिट है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इज नंबर 1.8। When the company has called the full nominal value, when the company has called the full nominal value, 100 का शेयर है कृषा, कितने का, और 100 ही कॉल किया। कॉल तो कितना कर दिया, 100, बट नॉट रिसीव द फुल अमाउंट। कंपनी कॉल द फुल अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू बट नॉट रिसीव द फुल अमाउंट। When company called the full nominal value of the share but has not received the amount called up, जितना कॉल किया अगर उतना रिसीव नहीं हुआ है, that is subscribed but not fully paid up। ये जो कैपिटल है उसमें देखिए, अगर कोई भी पॉइंट आ जाता है तो चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, बोथ आर द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अपन शेयर 2 काइंड के पढ़ाए थे आपको। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल आती है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है सब्सक्राइब कैपिटल में, चाहे वो इक्विटी शेयर भी इश्यू कर सकती है कंपनी और प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू कर सकती है। इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, बोथ आर द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, बोथ आर द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या क्वेश्चन बनेगा आपसे? क्वेश्चन ऐसा बनेगा बेटा, ये जैसे लिखा हुआ शेयर कैपिटल, हेड इन सब, हेड एंड। तो आपको बेटा क्या करना है, फर्स्ट इज आइटम्स, फर्स्ट इज कोई भी हो आइटम्स लिखा, एक लाइन खींची, ये इसका हेड, ऐसे नहीं कि उसको थ्योरी में लिखे, हेड एंड ये इसका सब है। 4 आइटम देगा अगर देखा तो। इसका हेड रहेगा बेटा शेयर होल्डर फंड। अरे शेयर होल्डर फंड पता चला कहां से आया, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का सबसे फर्स्ट हेड ही है शेयर होल्डर फंड। सेकंड हेड क्या था, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। एंड थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज एंड असेट्स साइड, फर्स्ट इज नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स। मेरे कहने का मतलब बेटा कि जब आप हेड भरे तो हेड में तो 6 हेड ही दिमाग में आना चाहिए। आप रिजर्व एंड सरप्लस और वगैरह इसमें हेड में लिख के आ गए हैं तो ऐसे ही रॉन्ग है। हेड मैक्सिमम कितने अपनी बैलेंस शीट में 6, और आप 7th हेड अपनी मन से नया बना देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस इज न्यू हेड ऑफ द बैलेंस शीट। कोई हेड ही नहीं है वो तो। ऐसा कहीं अपने हेड जो पढ़े थे उसमें कहीं पढ़ा है क्या सर रिजर्व एंड सरप्लस? तो सर रिजर्व एंड सरप्लस कुछ पढ़ाया तो था आपने, मैंने बताया था बेटा कि ये शेयर होल्डर जो फंड है
ये जो उसका फर्स्ट हेड है उसके अंदर 3 आइटम्स इंक्लूड है। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस तो सब हेड ऑफ द शेयर होल्डर फंड। सही बात सुन गया। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका हेड तो क्या रहेगा, शेयर होल्डर, एंड जो सब हेड रहेगा वो शेयर कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? कुछ पता चल रहा है विनोद? चलिए नेक्स्ट, ये हो गया यहाँ पर शेयर होल्डर फंड। अब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल के बाद में किसकी, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड सब हेड, सेकंड ऑफ द शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का ये क्या है, सेकंड सब हेड है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए आप रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कि रिजर्व मींस अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो प्रॉफिट में से जो अमाउंट आपने निकाल रखा है या फिर जो बिजनेस में ही रख रखा है, साइड में रख रखा है, दैट इज रिजर्व। मान लीजिए रिजर्व का मतलब है, बता रहा हूँ, आपकी फर्म ने या आपकी कंपनी ने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया, तो 10 लाख में से सबसे पहले आप क्या पे करते हो, टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को। हमने टैक्स भी क्या कर दिया, रिमेनिंग जो बचा, अब अगर आपने सारा का सारा मान लीजिए टैक्स 2 लाख का पे किया, कितने का पे कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, अब 8 लाख रुपीस जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचा है, अगर आपने ये सारा का सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, ये जो प्रॉफिट जो रिमेनिंग है, ये अगर एज अ डिविडेंड, एज अ डिविडेंड मतलब समझता, जो शेयर होल्डर होता है बेटा, जिसने कंपनी में पैसा लगा रखा है, शेयर होल्डर पता है आपको, जिसको कंपनी ने शेयर अलॉट कर रखा है, दैट इज शेयर होल्डर। तो एज अ डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारी फर्म के अंदर या हमारी कंपनी के अंदर 1 रुपए का भी रिजर्व, 8 लाख रुपीस का 8 लाख रुपीस आपने क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, किसके अंदर, शेयर होल्डर के अंदर। तो कंपनी के पास कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो सर कंपनी कैसे करती है, कंपनी क्या करती है बेटा, इस 8 लाख में से 3 लाख एज अ रिजर्व रख लेती है। क्या रख लिया बेटा, एज अ, तो ये प्रॉफिट में से ही साइड में कर रखा है, ये प्रॉफिट का पार्ट है कि नहीं, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो इस रिजर्व में से क्या कर दिया, सो इस प्रॉफिट में से क्या कर दिया, 3 लाख एज अ रिजर्व अपन ने कंपनी ने, और 5 लाख क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। 5 लाख का क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। आई बात सुनिए क्या, तो ये जो 3 लाख रुपीस हमारे फर्म के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर जो पड़ा, वो क्या है, रिजर्व है। तो रिजर्व मींस अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये बेटा कि जो रिजर्व जो है वो हमारे प्रॉफिट में से एक अमाउंट है जो एक साइड में रखा जाता है। रिजर्व मतलब ये है, इन फ्यूचर में, इन फ्यूचर में कंपनी को अगर प्रॉफिट कम हो गया, मान लीजिए इस साल प्रॉफिट रिमेनिंग कितना बचा था, 8 लाख, और 8 लाख का 8 लाख कृषा आपने क्या कर दिया, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, तो शेयर होल्डर को खुश कर दिया आपने, बोले कंपनी तो बहुत प्रॉफिट में, और हमने शेयर जो खरीदे हैं और हमारा सारा पैसा क्या हो गया, वसूल हो गया। वसूल का मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा वसूल हो गया, मजा आ गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, एक बार जिसको जो ज्यादा मिल जाता है वो दूसरी बार कम लेता है तो उसको हजम नहीं होता है, ये आपने देखा होगा। मैंने एक दिन आपको 3 घंटे पढ़ा दिया, फिर मैं 1 घंटा पढ़ाना शुरू करूँ तो वो किसी को मजा नहीं आता। नहीं, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चों को तो खूब मजा आता है, लेकिन ऐसे जनरली एक एग्जाम्पल देते हैं कि पहले आपको जो चीज ज्यादा मिलती है वो कम मिलना शुरू हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, मान लीजिए हर महीने की 1000 रुपए देते हैं, और एक बार बोले कि लो 100 रुपए लो, तो फिर अपन को गुस्सा आता है। पहले 100 दिए और फिर कभी 200 भी दे दें तो बोले अरे 800, मजा आ गया, 200 मिले। क्या लगता है, सही है कि नहीं है? तो कंपनी जो डिविडेंड देती है तो बहुत सोच समझ के देती है बेटा, सोच समझ के इसलिए देती है कि अगर डिविडेंड मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम आपने शेयर होल्डर को ज्यादा दे दिया, फर्स्ट टाइम ज्यादा दे दिया और बाद में कंपनी को किसी कारण से अगर प्रॉफिट कम हुआ, तो फिर कम होगा तो डिविडेंड कम देगी, तो ऐसा काम, तो फिर शेयर होल्डर का भरोसा कंपनी से कम हो जाता है कि भाई इस कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, अपना इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल देते हैं, ऐसी चीज होती है। तो अपन को क्या करना है बेटा, रिजर्व का मतलब ये है कि प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो कंपनी डिविडेंड के रूप में
हाँ, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उसको एज रिजर्व कंपनी के अंदर ही रखती है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसमें से वो पैसा यूज कर सकती है। मान लीजिए किसी सिचुएशन में ऐसा हो गया बेटा कि कंपनी के ₹1 का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पर डिविडेंड कितना दिया बेटा? मेरा मानना तो ये है कि 5 लाख भी नहीं देती है, 5 लाख तो रखती है रिजर्व, और 3 लाख क्या दे देती है? डिविडेंड दे देती है फर्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए किसी कारण से प्रॉफिट बिल्कुल कम ही हुआ या नहीं हुआ है, तो बिल्कुल नहीं देंगे तो टोशन लगेगा, दूसरे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अगर पिछली बार तो इन्होंने डिविडेंड दिया था, इस बार तो दिया ही नहीं, तो फिर उस रिजर्व में से कुछ निकालती है। फिर भी आगे अगले साल भी प्रॉफिट नहीं होता तो फिर तो वो कंपनी डूबनी ही डूबनी है, फिर उसका कुछ भी नहीं है। आई बात समझिए, कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। चलिए, तो सर ये रिजर्व हो गया, तो फिर ये सरप्लस क्या है? ठीक है, सरप्लस का मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है बेटा कि बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L मींस accumulated profit, accumulated profit not appropriated or distributed as dividend। देखिए, ये तो देखिए बेटा, मैंने जो वर्ड बोला है ये जो था, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 लाख रुपए जो रखा था वो प्रॉफिट है। ऐसे तो अभी जो बचा वो कितना बचा? 5 लाख, वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन सरप्लस का मतलब यहाँ पर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कि आपने अर्न कितना किया था? 10 लाख। टैक्स तो बाद में पे किया बेटा, टैक्स तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था? 10 लाख रुपीज। दैट इज द सरप्लस, दैट इज सरप्लस। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ये जो अगर रिजर्व की बात करें या सरप्लस की बात करें, देखो सरप्लस की डिफाइन यहाँ पर दी हुई है। देखिए बेटा, लिखा हुआ कि बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस इन द, पढ़ा आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट इज बैलेंस शीट, सेकंड इज, ये वही तो स्टेटमेंट ऑफ P&L है। फर्स्ट इज बैलेंस शीट, सेकंड इज P&L, मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L मींस accumulated profit not appropriate or distributed as a dividend, balance of profit remaining after the all appropriation towards reserve and dividend। देखिए बेटा, एक्चुअली होता क्या है, इस साल आप जब पढ़ेंगे, आपने 11 तो पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो मैं आपको, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि सर ये सरप्लस का क्या डिफाइन लिखेंगे, बस यही चीज लिखनी है कि भाई यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर जो नेट प्रॉफिट जो बचता है दैट इज पार्ट ऑफ सरप्लस। एक्चुअली होता ये है, आप अगर नॉन प्रॉफिट पढ़ेंगे बेटा, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो उसमें इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इस साइड में सारी क्या लिखी जाती है बेटा? इनकम। इस साइड में सारी क्या लिखी जाती है? और इस साइड में सारे एक्सपेंस। मान लीजिए इनकम 5 लाख की है, कितनी है बेटा? और एक्सपेंसेस 2 लाख। सरप्लस कितना? दिस इज सरप्लस, दिस इज सरप्लस। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका मतलब हो कि ये जो सरप्लस है वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? No. ये कभी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं हो सकता है। बोले क्यों सर? अरे इसके बाद में बहुत सारे एप्रोप्रिएशन करने हैं, ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है, बिफोर एप्रोप्रिएशन। एक्चुअली होता ही है बेटा कि हम जो अकाउंट बनाते थे वो क्या बनाते हैं? फर्स्ट इज ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड लास्ट, इसके बीच में एक और अकाउंट है दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन, दैट इज P&L। पढ़ा क्या आपने? ये इस साल पढ़ेंगे लोग, जब पार्टनरशिप पढ़ेगी तो ये पूरा P&L एप्रोप्रिएशन आपको पढ़ना है। अब सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया P&L एप्रोप्रिएशन हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें होता क्या है? जो एक्सपेंसेस पार्टनर के रिलेटेड होते हैं या ऑनर के रिलेटेड होते हैं वो सारे एप्रोप्रिएशन के पार्ट होते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के।
जो चार्ज होते हैं, मैं तो एक बात बताता हूँ, एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो फर्स्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है एप्रोप्रिएशन। तो क्या मतलब है, दोनों का मतलब पता है आपको कि नहीं पता? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा कि ऐसे एक्सपेंडिचर, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है, पे करना ही पड़ना पड़ेगा। दैट इज चार्ज। विश्वजीत, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ये बेटा कि आपके एक फर्म के अंदर, आपकी फर्म के अंदर प्रॉफिट हो या ना हो, वो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना ही पड़ेगा। दैट इज एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो आपको पे करने ही करना पड़ता है। बोले से ऐसा कौन सा एक्सपेंस होता होगा जो हमें नहीं भी पे करना पड़ सकता? मैं पहले तो एग्जांपल देता हूँ इसके। मान लीजिए शॉप का रेंट है, शॉप का नहीं पे करेंगे तो चलेगा? नहीं, मान लीजिए आपने ये बोला नेक्स्ट टाइम 1 ईयर बाद में, 2 ईयर बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आपकी दुकान है, आपने रेंट पे ली है, उसने बोला कि भाई आपका 10,000 पर मंथ रेंट है, मान लीजिए ऐसा। अपने इधर तो इतना नहीं है, बाली में तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि 10,000 रुपीज पर मंथ क्या है उसका रेंट। अब 10,000 पर मंथ रेंट है, पूरे 1 ईयर का रेंट कितना होता है? 1,20,000। फिर 12 मंथ का कितना होगा? 1 मंथ का 10,000, 12 मंथ का 1,20,000। लेकिन मान लीजिए इस बार आपके शॉप के अंदर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हुआ, या मान लीजिए लॉस हो गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि देखिए मेरे को तो हो गया लॉस, अब मेरे पास तो वो रेंट चलेगा? ऐसा सोचिए, ऐसे किसी भी सिचुएशन में चलता ही नहीं है। आपने जिससे शॉप ली है उसको रेंट पे करना ही करना है। इसका मतलब रेंट इज द पार्ट ऑफ P&L. रेंट इज अ पार्ट ऑफ P&L. नॉट अ P&L appropriation, not a P&L appropriation. Second, एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय Salary. एम्प्लॉय को सैलरी देनी है बेटा, लेकिन एम्प्लॉय को सैलरी जो देनी है, अब आप ये सोचिए कि जो एम्प्लॉय को अपन सैलरी देते हैं तो वो एम्प्लॉय ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लेता है तो बोले प्रॉफिट हुआ तो दे देना, वरना कोई बात नहीं, मैं पूरे साल फ्री में काम कर दूंगा आपके पास। वो ये कहता है कि मैं आपके पास पूरे दिल से काम करूंगा, लेकिन प्रॉफिट हो या नहीं हो, मुझे तो सैलरी पर मंथ रिक्वायरमेंट होगी। तो सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ P&L। सर आप बहुत एक्सपेंसेस बता चुके हैं, और P&L के तो हमें सारे पता है क्योंकि हमने P&L ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो सर ये P&L एप्रोप्रिएशन का कुछ एक्सपेंसेस बताए तो बात बनेगी हमारे। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको और सारी चीज क्लियर हो जाएगी। पार्टनर सैलरी, मैं और कृष्णा पार्टनर हैं और एम्प्लॉय विनोद और उमा है। मान लीजिए मैं और कृष्णा तो पार्टनर है, दुकान तो हमारी है, एम्प्लॉय में उमा भी है और विनोद भी है। अब उमा और विनोद को तो मेरे को सैलरी किसी भी हालत में देनी ही देनी है, वो तो हम किसमें लिखेंगे बेटा? P&L में। अब हमने भी जब बिजनेस शुरू किया था, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने भी पहले ये डिसाइड किया था कि हम भी जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले हम हमारी क्या लेंगे? सैलरी लेंगे। 20,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, जो भी होगा अमाउंट होगा वो अपन पहले इसको विड्रॉ करेंगे। रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले काम क्या करेंगे? सैलरी लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए लॉस हो गया तो क्या करें? आप सैलरी भी ले, कहाँ से लेके आए? दूसरों की दुकान से लेके आए क्या? चोरी करके रात में? बोले सैलरी तो बोला था, सैलरी तो चाहिए। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ P&L, दिस इज द पार्ट ऑफ P&L appropriation. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंसेस बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम दोनों ने कैपिटल लगा रखी है, तीसरा ने भी कुछ कैपिटल लगाई होगी और मैंने भी लगाई होगी मेरी शॉप के अंदर। तो हमने जो कैपिटल लगाई उसके ऊपर डिसाइड ये किया विश्वजीत कि हम जो कैपिटल लगा रहे हैं उसके ऊपर 10% पर एनम हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए? 10%. मान लीजिए कृष्णा ने लगाया 2 लाख रुपीस, मैंने लगाया 3 लाख रुपीस। बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी? 5 लाख। तो कृष्णा को भी 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, 20,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और मेरे को भी 3 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 30,000। और मान लीजिए इस बार हमें प्रॉफिट, एक्चुअली इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 50, और प्रॉफिट 50 भी नहीं हुआ है।
या 50 से भी क्या हुआ है, कम हुआ है या लॉस हुआ है, क्या हम इंटरेस्ट ले पाएंगे क्या? उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो वो है पी एंड एल एप्लीकेशन का पार्ट। लेकिन कभी कभार लिखा आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, देन पी एंड एल, देन पार्ट ऑफ पी एंड एल। कोई दिक्कत? तो सरप्लस का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब क्या है बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और रिजर्व का मतलब समझा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट असाइड इन द बिजनेस, है ना, जो हमारे बिजनेस में क्या रखा जाता है, साइड में रखा जाता है।